अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रवीणी पंडागले, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड स्पेशल एजुकेशन में SECP 03 लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट यूनिट नंबर 1 सब यूनिट 1.2 कॉग्निटिविज्म लर्निंग थ्योरी ऑफ पियाजे एंड ब्रूनर पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम चलते हैं इसके कुछ उद्देश्यों की तरफ। आज हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझेंगे। जॉन पियाजे और ब्रूनर कौन है, इसे जानेंगे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ब्रूनर थ्योरी घटकों को वर्णित करेंगे। पियाजे और ब्रूनर के अधिगम सिद्धांतों के शैक्षिक अनुप्रयोग को समझेंगे। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से परिचित होंगे। ब्रूनर कीज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग को जानेंगे और साथ ही पियाजे और ब्रूनर की तुलना भी करेंगे। आप पिक्चर में देख रहे हैं कॉग्निटिविज्म लर्निंग थ्योरी, यानी मेरे बाईं तरफ जो है वो पियाजे है और मेरी दाईं तरफ जो है वो ब्रूनर है, और दोनों भी कॉग्निटिविज्म लर्निंग थ्योरिस्ट है। तो चलिए सबसे पहले पियाजे की थ्योरी को हम जान ले। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो और 4 स्टेजेस है। तो जो ये बच्चा बैठा हुआ है ना, ये 0 ईयर का है। तो पियाजे ने जो है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 12 ऐसे स्टेजेस बनाए हैं। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉग्निटिविज्म क्या है, क्योंकि वो अगर हमने नहीं समझा तो हमें जो है यह थ्योरी समझ में नहीं आएगी। यह एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। संज्ञानवाद एक अधिगम सिद्धांत है जिसमें स्मृति, बोध, समस्या समाधान और भाषा जैसे आंतरिक मानसिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित होता है। व्यवहार के विपरीत संज्ञानवाद अधिगमकर्ता को सूचना का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता न मानकर उसे सक्रिय प्रोसेसर के रूप में देखता है। यह इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, कैसे संसाधित करता है, कैसे जमा करता है, संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त करता है। यानी क्या विचार हो गया है ये? अधिगम एक अर्थ निर्माण और समझ विकसित करने की प्रक्रिया है। पियाजे पीरियड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं, बर्थ टू 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज, 2 to 6 ईयर प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 years concrete operational stage, 12 years to adulthood formal operational stage। अब ये क्या है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। What is cognitivism? यहाँ पर देखेंगे आप 4 चित्र आपके सामने दिखाए गए हैं। हाउ द माइंड वर्क्स, हमारा मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है। चाहे हम किसी समस्या में से ग्रसित हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाए, सबसे पहले हाउ द माइंड वर्क्स, हमारा मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है। देन मेमोरी, थॉट्स, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, बोध, सोच, ज्ञान, समस्या समाधान भी कॉग्निटिविज्म है। देन बिहेवियर एज रिजल्ट्स ऑफ थॉट, सोचने का जो परिणाम है ना, वह व्यवहार है। देन कनेक्टिंग न्यू एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन,
मेरे पास जो मेरे पुराने अनुभव है, वो पुराने अनुभव तब तक उपयोगी नहीं होंगे जब तक कि मैं उसको नए ज्ञान के साथ ना जोड़ लूं। सो कनेक्टिंग न्यू एंड ओल्ड इंफॉर्मेशंस। तो इसकी भी शुरुआत करने से पहले ये जीन पियाजे कौन थे, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जीन पियाजे, स्विस साइकोलॉजिस्ट, renowned for his theory of cognitive development in children. स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू दिया है। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने पर्यावरण से, इंटरैक्शन से के माध्यम से स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि केवल उसे निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते चले जाते हैं। यानी कि मुख्य फोकस क्या है? उनका सिद्धांत यह दर्शाता है कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं, उनकी सोच में गुणात्मक परिवर्तन आता है। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अलग अलग चरणों का प्रस्ताव भी रखा है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सीखने से पहले इसकी कुछ 4 बातें सीखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? इक्विलिब्रियम, स्कीमास, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, संतुलन, स्कीमा, अनुकूलन और आत्मसात। जी हाँ, स्कीमा। स्कीमा मैंने पावलोव की जब मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बताई थी, उसमें भी मैंने स्कीमा इस वर्ड का यूज किया था और इसे समझाया भी था। ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। यह एक मानसिक संरचना या ढांचा है। ये ऐसी मानसिक रूपरेखाएं होती हैं जो जानकारी को व्यवस्थित करने और उनकी व्याख्या करने में हमें मदद करती है। ये बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की मूल इकाइयां होती है, ज्ञान को संगठित करती है। अ चाइल्ड स्कीमा फॉर डॉग माइट इंक्लूड क्या? 4 legs है, फर है, बार्क करता है। तो ये जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? डॉग बन जाएगा। So assimilation, the process of incorporating new information into existing schemas, fitting new experiences into what we already know. नई जानकारी को पहले से मौजूद सामाजिक ढांचों में समाहित करने की प्रक्रिया, अर्थात नए अनुभवों को उसी रूप में ढालना जैसा ज्ञान हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अ चाइल्ड सीइंग अ कैट, जब वो फर्स्ट टाइम कैट को देखता है, द फर्स्ट टाइम, एंड कॉलिंग इट अ डॉग, जब वो फर्स्ट टाइम कैट को देखता है वो उसे डॉग कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि 4 legs है, फर है, ये सब स्कीमास है। तो वो उसे एसिमिलेट करने की कोशिश करता है। उसके बाद है समायोजन। मौजूदा योजनाओं में संशोधन करने या नई जानकारी को समाहित करने के लिए नई योजनाएं बनाने की जो प्रक्रिया है, जो पहले से मौजूद योजनाओं में फिट नहीं हो रही है, नई जानकारी के अनुसार अपनी समझ को समायोजित करना। The child learns that not all 4 legs furry animals and dogs and creates a new schema. अब वो समझ गया है कि हर कोई जो 4 पैरों वाला होता है, फरी एनिमल्स होता है, वो डॉग नहीं होता है। ये नया स्कीमा उसने अपने मस्तिष्क में बना लिया है। बच्चा ये सीखता है कि सभी 4 पैरों वाले रोएदार जानवर कुत्ते नहीं होते हैं, और बिल्ली के लिए क्या हो रहा है? एक नई योजना उसके मस्तिष्क में समायोजित हो रही है। इक्विलिब्रियम, संतुलन, जैसे कि एक बच्चा ये समझता है कि सभी उड़ने वाले जीव चिड़िया होते हैं, ये उसका स्कीमा है। लेकिन जब उसको समझ में आता है, फिर वो पहली बार जब चमगादड़ को देखता है जो उड़ता है, जिसके पर है, पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वो पक्षी नहीं है। चमगादड़ क्यों पक्षी नहीं है? क्योंकि वो मैमल्स है, वो स्तनधारी है, वो अंडा नहीं देता है। वो अपने जैसा ही एक चमगादड़, एक बेबी चमगादड़ पैदा करता है। तो अब बच्चा अब नई योजना बनाता है कि सभी उड़ने वाले जीव चिड़िया नहीं होते,
कुछ जानवर भी उड़ सकते हैं। इस समायोजन से संतुलन पुनः स्थापित करते हैं और उनका ज्ञान जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इस पिक्चर के माध्यम से आपके अभी ध्यान आ रहा होगा। पहले ये पिक्चर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब इस पिक्चर को देखकर क्या सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है, अब इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम उन 4 बातों को सीख गए हैं। तो चलिए अब हम स्टेजेस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स। जी हाँ, अधिगम इंद्रियों और गतिशील गतिविधियों के माध्यम से यह होता है। शिशु दुनिया को छूने, पकड़ने और देखने जैसे कार्य के द्वारा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई वस्तु तब अस्तित्व में होती है जब वह दिखाई या सुनाई नहीं देती। एक छोटा सा बेबी, एक शिशु अपनी माँ के सामने खेल रहा होता है। माँ अचानक जब अपने चेहरे पर कपड़े से वो ढक लेती है। अगर बच्चा बहुत छोटा है ना, जैसे 6 महीने का है, तो वो सोचता है कि मेरी माँ गायब हो गई, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे 8 से 12 महीने का हो जाता है ना, तो वो कपड़ा हटाने की कोशिश करता है ताकि वो माँ को देख सके। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के मध्य होती है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती है। पहला है ईगोसेंट्रिज्म, फिर है सेंट्रेशन, फिर है इरिवर्सिबिलिटी। तो जो ईगोसेंट्रिज्म है ना, डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। जमीन पर बच्चा गिर गया, उसे क्या लगता है जमीन लिविंग थिंग है। वो मम्मी को बुलाता है, कहता है कि देखो जमीन ने मुझे मारा, और वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो अपनी नजर से उस जमीन को देखता है, इसलिए वो उसे लाइव नजर आती है। सेंट्रेशन, टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एट अ टाइम। जब कोई बच्चा अपनी माँ के साथ ननिहाल या ददिहाल जा रहा होता है और सफर लंबा होता है, वो ट्रेन में सफर करता है, वो बार बार अपनी माँ से पूछता है, मम्मी नानी का घर आ गया। तो ये जो टाइम का जो सेंस है बच्चों को फिलहाल नहीं है। लंबे सफर के लिए भले वो ट्रेन में जाते हैं, उन्हें वो टाइम की और वो जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आता है। इरिवर्सिबिलिटी, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग दैट एन एक्शन कैन बी रिवर्स्ड। जब वह आईने में अपने आप को देखता है तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ये मैं हूं। अचानक उसका हाथ उस आईने की ओर लगता है, तब उसे लगता है कि अंदर के इस बच्चे ने मुझे मारा है, तो वो उसे और मारने की कोशिश करता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। ये 7 से 11 साल के मध्य होता है। बच्चों को ये समझ में आता है कि यदि मुझे 2 टॉफी 5 बार कोई दे, तो मैं इसका गुणा करके भी जवाब दे सकता हूँ। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 साल और उसके ऊपर की अवस्था है। यहाँ पर कोई भी बच्चा ये सोच सकता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना उचित हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, ये आप सोचिएगा। यानी ये बच्चों की फॉर्मल स्टेज है। छात्र किसी वैज्ञानिक प्रयोग में परिकल्पना बना सकता है कि अगर मैं पौधों को अंधेरे में रखूं तो क्या होगा, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब तक ये परिकल्पना को वो पूर्ण एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूर्ण ना कर ले, वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकता है। 13 साल का बच्चा सोच सकता है कि अगर मैं अभी मेहनत से पढ़ाई करूंगा तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकता हूँ, है ना। मैंने कल की परीक्षा में अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं घबरा गया था, लेकिन अगली बार मुझे शांत रह के एग्जाम देना है। तो अब जो है हमने पियाजी के सारे स्टेजेस पढ़ लिए हैं, तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, जो आज NEP 2020 भी इसी की बात करती है और NCF 2005 ने भी यही बात की थी। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि जो बच्चे की उम्र, रुचि, क्षमता और मानसिक विकास के स्तर के अनुसार हो।
शिक्षक को ये समझना चाहिए कि बच्चा किस संज्ञानात्मक अवस्था में है और उसी के अनुसार विषय वस्तु और गतिविधियां उसे चुननी है। एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी, खोज पर आधारित शिक्षा। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, चीजों को स्पर्श करते हैं, प्रयोग करते हैं और स्वयं खोज करते हैं। शिक्षकों का काम केवल तथ्यों को बताना नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारिता के लिए प्रेरित करना है। जैसे कि शिक्षक बच्चों को बताए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सीधा ना बताए, उन्हें एक पौधा, धूप और पानी देकर यह देखने का अवसर दे कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। एम्फेसिस ऑन प्रोसेस, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। गणित में यदि कोई छात्र 7 गुना 6 42 लिखते हैं और कोई छात्र 48 लिखते हैं, तो शिक्षक को यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इसने 48 क्यों लिखा है, छात्र ने ऐसा उत्तर क्यों दिया है, क्या उसने 6 की बार बार गणना की या कोई और तरीका अपनाया। तो उससे यह पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि तुमने यह उत्तर कैसे पाया। इसके बाद रेडीनेस फॉर लर्निंग, यहाँ पर भी देखिए तत्परता की बात की जा रही है। पहले वस्तुओं को गिनने, जोड़ने, तुलना करने जैसी गतिविधियों से परिचित कराना चाहिए ताकि वह आगे की जटिल अवधारणाओं के लिए भी तैयार हो सके। पीयर इंटरैक्शन, कक्षा में बच्चों को एक समूह में भी कभी बिठाया जाए और कोई सामाजिक समस्याएं उनके सामने रखी जाए। जैसे स्कूल में साफ सफाई क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करने के लिए बच्चों को हम कह सकते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कभी कभी गणित में गुणा सिखाने से पहले बच्चों को 3 सेब की 4 टोकरियां दिखाएं और कहिए कि हर टोकरी में 3 सेब है, तो कुल कितने होंगे। जब बच्चा ये ठोस उदाहरण समझ लेगा तब उसे गुणा का सूत्र अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। तो क्यों ना अब हम ब्रूनर की थ्योरी की तरफ चले। तो जे ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है: इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। सक्रिय अवस्था, चिन्हात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था। इन्होंने भी डेल की तरह एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया है और उस कोन में इन्होंने सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनेक्टिव प्रोसेस के जरिए बच्चों को अधिगम सिखाने की कोशिश की है। तो इनका परिचय भी हम ले लेते हैं। जॉन ब्रूनर, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक सिद्धांत को गहराई से प्रभावित किया है। संरचनावादी दृष्टिकोण, पियाजे की तरह ब्रूनर का भी मानना था कि शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, ज्ञान को सक्रिय रूप से स्वयं निर्मित कर सकते हैं। इनका मुख्य ध्यान संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति, भाषा और सामाजिक सहभागिता की भूमिका को अत्यधिक महत्व देना था। यहाँ पर कुछ की कंसेप्ट की हम बात करेंगे कि ये जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ब्रूनर proposed 3 ways in which individual represent knowledge which are not strictly age dependent. यह उम्र से ज्यादा उनके विकास चरणों की ओर ले जाते हैं। तो अब जो है इनके कौन कौन से तत्व है। सबसे पहले है इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सक्रिय अवस्था, एक्शन बेस्ड। Knowledge is stored through motor action and direct manipulation of objects. बच्चा जब गेंद उछालता है तो उसको यह धीरे धीरे समझ में आता है कि गेंद जब उछाला जाता है तो कैसे वह उसकी तरफ वापस आती है। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, चिन्हात्मक अवस्था। तो नॉलेज इज स्टोर्ड थ्रू मेंटल इमेज और सेंसरी परसेप्शन, विजुअल और ऑडिटरी, दोनों जब मिल जाते हैं। और हाँ, ये अवस्था 1 से 6 साल के बालकों की है। बच्चा सेब की तस्वीर, बनाना की तस्वीर, किसी भी फ्रूट की तस्वीर को देखकर जब रियल चीज उसके सामने रखी जाती है तो वह उसकी पहचान करना सीख जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक अवस्था। नॉलेज इज स्टोर्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, primarily language and mathematical symbols.
और ये अवस्था जो होती है ये 7 साल और उसके ऊपर के बालकों की होती है। यहाँ पर बच्चा ये समझता है कि 2 मिलाना 2 4 है। ये केवल एक अंक ही नहीं है, ये एक विचार भी है। तो ब्रूनर के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने हमारे अधिगम को असरदार बनाने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स भी बताए हैं। उनका एक प्रमुख तत्व है डिस्कवरी लर्निंग, खोज के द्वारा अधिगम, है ना। बच्चों को जो है बीज, मिट्टी, पानी और धूप उपलब्ध कराना और कहना, देखो कौन कौन से पौधे जल्दी बढ़ते हैं और क्यों। बच्चे अलग अलग स्थितियों में बीज लगाकर स्वयं यह अनुभव करते हैं कि पौधों को वृद्धि के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। स्पाइरल करिकुलम, हम पढ़ते हैं प्राइमरी एजुकेशन, फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं, फिर हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं। तो ये जो तीनों एजुकेशन सिस्टम है ये स्पाइरल करिकुलम है। ये बंधा हुआ है एक सेकेंडरी का हायर सेकेंडरी के साथ, प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ। तो जब बच्चे संज्ञा, क्रिया, विशेषण जैसे शब्दों को प्राइमरी लेवल पर सीख लेते हैं, उसके उदाहरणों को सीख लेते हैं, उसके चित्रों के माध्यम से वो पहचानने लगते हैं, जैसे लड़का दौड़ रहा है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे ये सीखते हैं कि स्कूल में वोटिंग कैसे की जाती है, जैसे क्लास मॉनिटर चुनना। तो जब वो ये सीखता है तब धीरे धीरे बच्चे जो है लोकतंत्र का प्रारंभिक अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। Scaffolding, a teaching technique where a more knowledgeable person provide temporary support to a learner to help them master a task they couldn't do independently. यहाँ पर स्केफोल्डिंग जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्रों को निबंध लिखने के लिए पहले वाक्य प्रारंभ करना सिखाता है। कैसे सिखाता है? मेरा पसंदीदा मौसम है, खाली स्थान भरिए। मैं छुट्टियों में गया, खाली स्थान भरिए। धीरे धीरे जब बच्चा आत्मविश्वास से लिखने लगता है तो शिक्षक ये जो सहायता दे रहा है ये बंद कर देता है और बच्चा खुद से पूरे विचार अभिव्यक्त करने लगता है। गणित में भी प्रारंभ में शिक्षक समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर पूछता है, पहले ये बताओ कुल कितने सेब थे, आपने कितने खाए या आपने कितने दिए। बाद में छात्र खुद से पूरे प्रश्नों को पढ़कर समझने और हल करने लगता है बिना शिक्षक की सीधी मदद लिए। जी हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर जो है भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब बच्चे किसी समस्या को हल करते हैं तो वे अक्सर अपनी सोच को शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं और किसी समाधान तक भी पहुंचते हैं। उदाहरण, बच्चा कहता है, अगर मैं पहले ये करूं फिर वो करूं तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, यह भाषा के जरिए सोच को क्रमबद्ध करने और रणनीति बनाने की प्रक्रिया है। प्रमोट डिस्कवरी लर्निंग, वो पहले से ही जो है ये डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। बारिश कैसे होती है, इसे साबित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चे एक प्रयोग करते हैं जिसमें एक कांच का जार ले लिया, थोड़ा पानी डाल दिया, ऊपर से प्लास्टिक की शीट लगा दी और उसे धूप में रख दिया। कुछ समय बाद उन्हें शीट के नीचे पानी की बूंदें दिखाई देती है। इससे क्या हो रहा है, वो स्वयं निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पानी गर्म हुआ और वाष्प बना, फिर ठंडा होकर संक्षेपित होता है, यानी कि जल चक्र कैसे चलता है ये वो स्वयं समझ रहे हैं। फॉस्टरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक बच्चों से पूछते हैं, क्या केवल राजा को ही सारे फैसले लेने चाहिए थे? अगर आप उस समय नागरिक होते तो आप क्या सुझाव देते? तो ये बच्चों को सोचने के लिए हमें मोटिवेट करना है। कभी बच्चों को 2 समूह में बांटकर वाद विवाद करवाना है, कुछ पक्ष में रखने हैं, कुछ विपक्ष में रखने हैं। एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, अगर तुम्हारे पास 3 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 4 बिस्किट है तो कुल कितने बिस्किट हुए? पहले तो बच्चा 4 मिलाना 4 मिलाना 4 ऐसे उत्तर निकालेंगे, फिर धीरे धीरे जब वो सीख जाते हैं ना तब वो 3 गुणा 4 करके 12 उत्तर निकालते हैं। तो चलिए इनके कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं, पियाजे और ब्रूनर के। तो नेचर ऑफ लर्निंग,
जीन पियाजे एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और हाँ, जे ब्रूनर भी एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। रोल ऑफ लर्नर कौन है? एक्टिव एक्सप्लोरर, लिटिल साइंटिस्ट। जीन पियाजे कहता है कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, ब्रूनर कहते हैं एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। इन्होंने बच्चा अपनी समस्या को कैसे समाधान कर सकता है इस पर ज्यादा जोर दिया है। हाँ, इनके जो सीक्वेंस थे, इनके जो स्टेजेस थे, वो कौन कौन से थे? पियाजे के कौन से थे? फिक्स्ड यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ क्वालिटेटिव कॉग्निटिव स्टेजेस, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? ब्रूनर ने भी कौन कौन से दिए थे? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। जी हाँ, अब हमने पूरे कक्षा में कॉग्निटिव क्या है उसका अर्थ और परिभाषा जानी, और पियाजे और ब्रूनर कौन थे इन्हें भी जाना। साथ ही लर्निंग थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ब्रूनर थ्योरी, इनका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन किया है, संपूर्ण वर्णन किया है, और ब्रूनर और पियाजे के अधिगम सिद्धांतों का वास्तविक दुनिया के साथ क्या क्या हम अनुप्रयोग कर सकते हैं इसे भी जाना है। पियाजे के जो स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित, इससे इससे आप परिचित हुए हैं, और ब्रून्स की प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, इसको भी आपने सीखा है। पियाजे एंड ब्रूनर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या थे इसकी तुलना भी हमने की है। तो इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिविज्म. Students will be able to got to know who was Jean Piaget and J. Brunner. Students will be able to explain the component of learning theories of Jean Piaget theory of cognitive development and Brunner theories. Students will be able to give the applications and real-world examples related learning educational implication of Piaget's theory and Brunner's theory. Students will be able to introduce the Piaget stages of cognitive development. Students will be able to comparison between Piaget and Brunner similarities and differentiation. जी हाँ, तो चलिए कुछ सवालों पर हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को आज का ये जो क्लास है समझ में आ गया होगा, और हाँ, मुझे यकीन है समझ में आ गया, लेकिन जब आप सवालों के जवाब देते हैं ना स्टूडेंट्स, तब कुछ गड़बड़ियाँ, ज़्यादा नहीं, छोटी सी गड़बड़ियाँ करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के कैसे जवाब दे, और लॉन्ग क्वेश्चंस के जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उसके कैसे जवाब दे। तो जब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिविज्म इन लर्निंग, तो हाँ, आप ये कोशिश करिए कि कॉग्निटिविज्म लर्निंग क्या है, इसकी परिभाषाएं 2 या 3 परिभाषाएं दीजिए, और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे वर्ड टू वर्ड किताबों में से ही लिखना है, क्योंकि आजकल जो NEP 2020 कह रहा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि बच्चा स्वयं से उन उत्तरों को लिखने की कोशिश करे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैंने आपको पूछा, हु वाज जीन पियाजे एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग थ्योरी, पूरी लर्निंग थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि जीन पियाजे कौन है, साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका से है, और इन्होंने अपने अधिगम में यानी क्या योगदान देने की कोशिश की है। सिर्फ आपको उतना लिखना है, यानी करीबन आपको 500 वर्ड लिखना है। 1.5 से 2 पेजेस के करीब आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। 3 से 5 मार्क्स तक के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही 2-3 और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज? ओनली नेम ऑफ द स्टेजेस, और स्टेजेस के पहले जो मैंने स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन जो बताया है, उसके नाम आपको मेंशन करने हैं, उसका डिटेल मेंशन नहीं करना है। साथ ही चलिए अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ आते हैं। यहाँ पर प्रश्न किसी भी तरह का हो, जैसे कि एक्सप्लेन हाउ द थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिविज्म कैन बी अप्लाइड इन रियल क्लासरूम सिचुएशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो इसमें आपको शुरुआत कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन से ही करना है। आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, उसकी थ्योरी बतानी है, और फिर उसका रियल वर्ल्ड में
आज की दुनिया में उनका शैक्षिक अनुप्रयोग किस तरह से किया जाएगा वो भी आपको लिखना है। और जब आपका वो एंड होता है तब उसको समराइज भी आप कर सकते हैं और हो सके तो उसके रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। तो इसी तरह के और 2-3 सवाल मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्राइब पियाजे's स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर ईच स्टेज। Then next, how can Brunner key principles of effective learning be used in classroom teaching? Illustrate with example. Compare and contrast Piaget and Brunner learning theories. Highlight similarities and differences. As a primary school teacher, design a sample lesson plan incorporating both Piaget's and Brunner cognitive learning principles. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।